Good afternoon, everyone. Is everything clear? Good afternoon, everyone. Is everything clear? Good afternoon. Good afternoon. ऑल क्लियर। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो क्लास था वह एंड हुआ होगा, उसके बाद ही मैंने ये वाला क्लास स्टार्ट किया। ठीक है, तो जस्ट ख़त्म हुआ है, जस्ट जैसे ही वहाँ पर लिखा हुआ आया कि क्लास एंड हुआ है और मैंने फिर ये वाला क्लास आप लोगों का स्टार्ट किया है ना। स्ट्रक्चर एनालिसिस बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मुझे आज बताना है आप लोगों को इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। कल ऐसा कुछ हो गया था जिसके कारण कुछ ऐसा टेक्निकल इशू आ गया था मेरे सिस्टम में कि क्लास कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर अपन ने क्या किया, उस कल वाली क्लास को आज शिफ्ट कर लिया। मतलब कुल मिलाकर कल कोई भी क्लास नहीं हुई थी जियोटेक का, है ना। यदि किसी ने गलती से मिस कर दिया हो तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। कल कोई भी क्लास जियोटेक का नहीं हुआ है। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल का जो टॉपिक है वो आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो आइए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार सबसे पहले सभी जगह पर हम शेयर कर देते हैं। सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी शेयर मार दीजिए है ना, ताकि किसी कारण से यदि कल बच्चे नहीं देख पाए हों तो उनको आज पता लग जाए कि भैया आज सेशन चालू हो चुका है। सेशन स्टार्टेड करके सभी जगह लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी जगह पर शेयर मारेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। शेयर मारने के बाद फिर हम इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अलग अलग स्टाइल में। ठीक है, कभी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, कभी 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। तो अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछने के, तो उसकी जानकारी आपको रहेगी। जानकारी तब रहेगी जब आप पहले इसको पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। मैं सब जगह सेशन को शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ साथ बात भी कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही था आप सभी लोगों के साथ में कि आप लोग पहले शेयर करेंगे सभी जगह फुर्ती से, सभी मित्र बंधु के साथ में, ताकि हम लोग हमारा सेशन आज का अच्छे से स्टार्ट कर सकें। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हमारा आज का डिस्कशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से सभी ग्रुप में आप डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करता हूँ मैं सेशन। मैं बात कर रहा था इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल का ऑन द बियरिंग कैपेसिटी। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ में तरजागी बियरिंग कैपेसिटी की बात कही। मैंने आपको कहा, है ना, तरजागी की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया गया था। यहाँ तक की बात क्लियर। अदर शेप ऑफ फुटिंग यदि मेरे पास आ जाए, जैसे कि स्क्वायर फुटिंग आ जाए, रेक्टेंगुलर फुटिंग आ जाए या सर्कुलर फुटिंग आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा। तो मैंने आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया था कि हम शेप फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे और वहाँ से हम बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। तो एक जो प्रॉब्लम थी कि तरजागी जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया गया है, उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व कर दिया था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जो तरजागी की इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल शेयर फेलियर के लिए दिया गया था। यदि मेरे पास लोकल शेयर फेलियर आ जाए तब मैं क्या करूँगा, तो वो प्रॉब्लम भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था। अब तीसरा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर तरजागी की इक्वेशन में देखने को मिलता है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन है तरजागी सर का, उसमें कहीं पर भी वाटर टेबल प्रेजेंट हो ऐसी बात नहीं कही गई। मतलब यदि आपकी साइड पर वाटर टेबल आ गया तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फिर आप वो वाला इक्वेशन एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ करेक्शंस वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास तीसरा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम था शेप ऑफ फुटिंग से लेकर, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम था टाइप ऑफ शेयर फेलियर को लेकर, वो प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब तीसरा प्रॉब्लम आता है कि वाटर टेबल यदि हमारे पास आ गया तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके से डिटरमाइन करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, वो सब आज हम पढ़ने वाले रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बार सभी जगह पर शेयर मारो यार फुर्ती से, है ना। शेयर मारेंगे सभी जगह पर जल्दी से। आज तो संडे है ना, सभी लोगों ने देखना चाहिए आज तो सभी जगह पर शेयर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करता हूँ मैं आपके साथ में, है ना।
आइए मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूँ। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक फुटिंग है ना। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक टाइप का फुटिंग है। अब वो फुटिंग स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्ट्रिप भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास स्ट्रिप फुटिंग है ना। आपके पास अब किसी भी शेप का फुटिंग आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ फिलहाल में मेरे पास एक स्ट्रिप फुटिंग यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से ये इसका कॉलम अपन ने मान लिया और इस फुटिंग का ये साइज हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड सरफेस। ठीक, ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ कॉलम आगे जा रहा होगा जिस पर हम सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इस फुटिंग के अंदर हम 3 जोन बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम 3 जोन बनाएंगे। कौन कौन से जोन देखिएगा। आपका सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो विड्थ ऑफ फुटिंग है वो क्या है, यहाँ पर विड्थ ऑफ फुटिंग बी है। ठीक ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ आपका 3 जोन में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। एक जोन तो आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक जोन। और यहाँ पर भी मैं नीचे एक जोन और ले रहा हूँ, ये मेरा दूसरा जोन हुआ और ये मेरा तीसरा जोन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया ये मेरा जोन नंबर 1 है, ये मेरा जोन नंबर 2 है और इसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर जोन नंबर 3 है। तो ये मेरे पास 3 जोन हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। अब बात आती है सर जोन 1 की थिकनेस कितनी है। अब इसको तो अपन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं ना। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ जोन 1? तो मैं बोल रहा हूँ इसको तो हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं, फ्रॉम ग्राउंड सरफेस से लेकर बेस ऑफ फुटिंग तक। तो ये बात मुझे क्लियर हो गई कि भैया दिस इज द डेप्थ ऑफ फुटिंग। मतलब जोन 1 की जो थिकनेस है वो ग्राउंड सरफेस से लेकर बेस ऑफ द फुटिंग तक है DF के बराबर। मैंने कहा ठीक है साहब। जोन 2 की थिकनेस कितनी है ना, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस जोन 2? तो मैं बोल रहा हूँ जोन 2 का जो थिकनेस है वो थिकनेस है आपका विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर। जैसे विड्थ ऑफ फुटिंग B है तो जोन 2 का थिकनेस भी क्या ले रहे हैं हम, विड्थ ऑफ फुटिंग B के बराबर ही हम ले रहे हैं। और फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका जोन 3। जोन 3 की थिकनेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, जोन 3 की थिकनेस से मुझे मतलब नहीं है। मुझे जो मतलब है वो कहाँ तक है, जोन 2 तक ही मुझे मतलब है। क्योंकि जोन 2 तक में ही यदि वाटर टेबल आता है तो वही मेरी बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है साहब, इतनी बात मेरे समझ में आ रही है ना, इतनी बात मेरे समझ में आ रही है। आइए हम डिफरेंट कंडीशंस लेते चले जाते हैं वाटर टेबल के लोकेशंस की। आइए हम वाटर टेबल के लोकेशंस की डिफरेंट कंडीशंस लेते चले जाते हैं और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी यहाँ पर हम डिटरमाइन करते चले जाते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रहा हूँ केस नंबर 1। मैंने क्या किया, मैंने किया कि मैं यहाँ पर केस नंबर 1 लेता हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि आपका जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल W.T. लिखा हूँ, मतलब वाटर टेबल इज इन, कहाँ पर ले रहा हूँ मैं, जोन नंबर 3 में। वाटर टेबल अपने कहाँ पे ले ली, जोन नंबर 3 में है, मतलब यहाँ कहीं पर आपका वाटर टेबल लोकेटेड है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया आपका कि सपोज वाटर टेबल यहाँ कहीं पर यदि है जोन 3 में, तो ये आपकी बियरिंग कैपेसिटी को कैसे प्रभावित करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि जोन 3 में वाटर टेबल है तो हम ऐसा मान के चलेंगे, जोन 3 में यदि आपका वाटर टेबल है तो हम ये मान के चलेंगे कि आपका वाटर टेबल बेस ऑफ द फाउंडेशन से काफ़ी दूरी पर है। जोन 2 की थिकनेस कितनी बताई मैंने, B। तो यदि बेस ऑफ द फुटिंग से B डेप्थ के नीचे आ रहा है आपका वाटर टेबल, मतलब मैं मान लूंगा वाटर टेबल जोन 3 में है। और जब भी वाटर टेबल जोन 3 में रहेगा मैं बोल दूंगा कि ये हमारी बियरिंग कैपेसिटी को कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। इट विल नॉट अफेक्ट आवर बियरिंग कैपेसिटी। समझ में आ रही है? तो बियरिंग कैपेसिटी विल रिमेन सेम। मतलब जब वाटर टेबल नहीं था उस दौरान जो बियरिंग कैपेसिटी रहेगी
सेम बियरिंग कैपेसिटी आज भी रहेगी जब वाटर टेबल थर्ड जोन में मौजूद रहेगा उस दौरान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा वाटर टेबल इज इन जोन नंबर 3, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नो चेंज इन बियरिंग कैपेसिटी। क्या लिख रहा हूँ मैं? नो चेंज इन बियरिंग कैपेसिटी। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई चेंज नहीं करते हैं अपन। तो क्या थी हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन इस पर तर्जागी? तो इस पर तर्जागी हमारे पास जो बियरिंग कैपेसिटी आ रहा था, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ये हमारे पास क्या आ चुके थे? बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन आ चुका था। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर टेबल। आपको लगता, ये मैंने किसकी इक्वेशन लिख दी? जनरल शेयर फेलियर में स्ट्रिप फुटिंग की इक्वेशन लिखी। यदि आपको लगता है कि ये एक स्क्वायर फुटिंग है तो उसके हिसाब से फिर इक्वेशन लिख देना। आपको लगता है कि यहाँ पर लोकल शेयर फेलियर हो रहा है तो फिर उस हिसाब से इक्वेशन लिख देना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी फिलहाल में मैं जनरल शेयर फेलियर लेके चल रहा हूँ। आपको पता है कि यदि अदर शेप ऑफ फुटिंग आ जाए तो क्या करना है, यदि लोकल शेयर फेलियर आ जाए तो आपको क्या करना है, वो आइडिया आपको है, मैं बता चुका हूँ। अभी फिलहाल में मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई ये जो फुटिंग है ये स्ट्रिप फुटिंग है और जनरल शेयर फेलियर है, तो मैंने नॉर्मल इक्वेशन तर्जागी सर की लिख दिया है यहाँ पर। देयर इज नो एनी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर टेबल बिकॉज वाटर टेबल इज इन जोन नंबर 3। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर, यहाँ तक की बात हमें पूरी रूप से क्लियर है। मैंने कहा आइए हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है सर? केस नंबर 2 ये बोल रहा है कि वाटर टेबल कहाँ पर आ जाए? जोन नंबर 2 में आ जाए। मैंने लिखा वाटर टेबल इज इन जोन नंबर 2। मैंने कहा ठीक है साहब, वाटर टेबल इज इन जोन नंबर 2 में है, तब क्या करोगे? है ना, मैं बोल रहा हूँ वाटर टेबल जोन 2 में आ जाए तब क्या करोगे? तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये अपन ने वाटर टेबल यहाँ पर बता दिया जोन 2 में। देखिए आप कुछ इस तरीके से ये आपका वाटर टेबल आ गया है और मैं बोल रहा हूँ वाटर टेबल जोन 2 में चला गया। कैसे चला गया भाई? हो सकता है पहले से वाटर टेबल यहीं रहा, या हो सकता है बारिश बहुत ज़्यादा हुआ हो तो वाटर टेबल जोन 3 से कहाँ आ गया? जोन 2 में आ गया। ऑल द केसेस आर पॉसिबल। तो मैं बोल रहा हूँ कि वाटर टेबल सपोज जोन 2 में है, तब क्या करना है? तो मैं मान रहा हूँ कि जोन 2 में यदि वाटर टेबल है तो कितनी डेप्थ पर है? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से z डेप्थ पर मौजूद है। बेस ऑफ द फाउंडेशन से z डेप्थ पर वाटर टेबल जोन 2 में मौजूद है। यदि ये डेप्थ z है तो ये वाला डेप्थ कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये डेप्थ कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास b था भाई, टोटल हमारे पास क्या था? b में से ये z माइनस कर दो, बचा हुआ डेप्थ आपको पता चल जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये आपका b माइनस z का है। समझ में आ गई मेरी बात? ये z का था तो ये b माइनस z का ही होगा। क्लियर अपनी यहाँ तक की बात है? यस सर, यहाँ तक की पूरी बात हमें अच्छे से क्लियर है। मैंने कहा यदि यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपकी जो इक्वेशन है उसका थर्ड टर्म आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या चेंज करना पड़ेगा इस मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन shall be, है ना, shall be modified। उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर मॉडिफाइड कर देंगे। अब मेरी बात सुनना यहाँ पर ध्यान से सभी लोग। थर्ड टर्म ही मैंने क्यों चूज किया? बिकॉज थर्ड टर्म जो है वो जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो बेस ऑफ द फुटिंग के सॉइल का रेजिस्टेंस दे रहा है। मैं आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था। थर्ड टर्म क्या होता है मेरे पास? ये रहा मेरा थर्ड टर्म, हाफ बी गामा एन गामा। तो यहाँ पर जो हम गामा लेते हैं वो कहाँ का लेते हैं? बिलो द बेस ऑफ फुटिंग का गामा लेते हैं। तो बिलो द बेस ऑफ फुटिंग जोन 2 और जोन 3 दोनों है। मैं कहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ? जोन 2 में इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे जोन 2 में जो भी चेंजेस होंगे, जोन 2 में आपके पास ड्राई सॉइल है, जोन 2 में आपके पास फुल्ली सबमर्ज सॉइल है, सेचुरेट सॉइल है, जैसा भी सॉइल हो उस टाइप का यूनिट वेट आप यहाँ पर पुट करेंगे। मतलब आपकी ये जो थर्ड टर्म है ना, इट इज रिलेटेड टू जोन 2। जोन 2 में आपने कुछ छेड़खानी करी तो आपको फिर यहाँ पर थर्ड टर्म में भी छेड़खानी करना पड़ेगी।
जोन 2 में कुछ चेंजेस करे तो आपको थर्ड टर्म को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जोन 2 में यहाँ पर क्या आ गया, इस बार वाटर टेबल आ गया। तो इन तीनों टर्म्स में से कौन सा टर्म मॉडिफाई होगा, मैं बोल रहा हूँ थर्ड टर्म मॉडिफाई होगा। तो आपका जो थर्ड टर्म है इट इज रिलेटेड टू सेकंड जोन, और आपका जो सेकंड टर्म है ये वाला इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट जोन। सो बिलो द बेस ऑफ फुटिंग थर्ड टर्म, अबोव द बेस ऑफ फुटिंग सेकंड टर्म। क्लियर है यहाँ तक की बात? यस सर क्लियर है। मैंने कहा ये हम थर्ड टर्म को मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करना है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमने लिखा शुरुआत के दो टर्म तो सेम रहेंगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU इज इक्वल टू CNC प्लस सिग्मा बार NQ। अच्छा ये सिग्मा बार की वैल्यू क्या होती है, मैं बोल रहा हूँ सॉइल का जो यूनिट वेट है वो गामा है, तो गामा DF हो जाएगा। यहाँ की सॉइल का जो यूनिट वेट है वो सपोज गामा है, तो गामा DF आपके सिग्मा बार की वैल्यू बनेगी। ठीक है, CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस आपका थर्ड टर्म मुझे चेंज करना है। तो देखिए मैं थर्ड टर्म किस स्टाइल में चेंज कर रहा हूँ। पहले तो मैंने हाफ B गामा N गामा ऐसा लिखा। ठीक है, मैंने कहा था कि यहाँ पर थर्ड टर्म में जो यूनिट वेट है वो सेकंड जोन का रहेगा। अब देखो सेकंड जोन में एक बात मुझे नोटिस करना है कि आपका वाटर टेबल यहाँ इतनी डेप्थ पर है, मतलब अबो द वाटर टेबल इस जोन में यहाँ की सॉइल का यूनिट वेट क्या है, गामा। यहाँ की सॉइल का यूनिट वेट क्या है, गामा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की सॉइल क्या हो चुकी है, पूर्ण रूप से सेचुरेट हो चुकी है, गामा सेचुरेट। अब ये गामा आपका गामा ड्राई भी हो सकते हैं। हाँ, मैं बल्क कंडीशन ले रहा हूँ, ये गामा आपका गामा ड्राई भी हो सकता है, मैंने बल्क में ले लिया, पार्शियली सेचुरेटेड हो सकता है, बारिश वगैरह होती रहती है तो हो सकता है यहाँ की सॉइल पार्शियली सेचुरेटेड रही हो, और यहाँ की सॉइल बिलो द वाटर टेबल पूरी सेचुरेट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इस गामा की जगह मैं क्या पुट करूँ, इस गामा की जगह मैं क्या पुट करूँ? क्या मैं ये गामा पुट करूँ, क्या मैं ये गामा पुट करूँ गामा सेचुरेट, या इन दोनों का एवरेज पुट करूँ? तो मैं बोल रहा हूँ ये जो गामा है इट इज रिलेटेड टू जोन 2। तो जोन 2 में तो मुझे दो टाइप का यूनिट वेट देखने को मिल रहा है, ये भी और ये भी, तो मैं कौन सा पुट करूं? तो मैं बोल रहा हूं हमें एवरेज वैल्यू पुट करना पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया गामा एवरेज, हमने गामा एवरेज यहां पर लिख दिया, और साथ ही साथ में आपको एक करेक्शन फैक्टर भी यहां पर लगाना पड़ेगा जिसको मैं R स्टार गामा के नाम से बता रहा हूं। क्या नाम से बताया मैंने? R स्टार गामा के नाम से मैं इसको शो कर रहा हूं। तो जैसे कि मैंने लिखा थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन शैल बी मॉडिफाइड, तो क्या चीजें की मैंने थर्ड टर्म में? थर्ड टर्म के अंदर मैंने दो चेंजेस किए। एक तो गामा को मैंने गामा, इस गामा को मैंने गामा एवरेज लिखा, और यहाँ पर एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। इसको क्या बोलते हैं अपन? करेक्शन फैक्टर बोलेंगे फॉर थर्ड टर्म। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। मैं मान लेता हूँ यहाँ की सॉइल का यूनिट वेट भी क्या है, गामा है। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ यहाँ की सॉइल का यूनिट वेट भी क्या है, गामा ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ की सॉइल का यूनिट वेट भी क्या चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, आप लोग मत लिखिए क्योंकि यहाँ पर मैं भी वाटर टेबल बनाऊंगा, तो अभी फिलहाल मैं मान लूँ कि यहाँ की सॉइल का भी यूनिट वेट गामा है, मतलब अबो द बेस ऑफ फुटिंग और बिलो द बेस ऑफ फुटिंग सॉइल सेम टाइप की है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस सिग्मा बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा DF बन जाना चाहिए। तो ये सिग्मा बार आपका क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बार आपका गामा DF हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका सिग्मा बार क्या होगा, गामा DF रहेगा। मैंने कहा ठीक है, आइए हम देखते हैं। सर मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है, सिर्फ दो चीज़ें मुझे कैलकुलेट करना सिखा दीजिए, एक तो गामा एवरेज और दूसरा R स्टार गामा, बस ये दो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना सिखा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ कैसे करते हैं तो देखना है। यहाँ पर सबसे पहले अपन गामा एवरेज की बात करते हैं कि गामा एवरेज कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गामा एवरेज का फॉर्मूला। देखो अपन ने वो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड में A1 प्लस A2, तो x बार निकल जाता था, या फिर इक्विवेलेंट एरिया निकालना हो तो A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड में x1 प्लस x2, इस टाइप से हम पढ़ चुके हैं। वही स्टाइल में हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। मेरी बात को सुनना, Z डेप्थ तक आपके पास गामा है और B माइनस Z डेप्थ तक आपके पास गामा सेचुरेट है, और यही आपका पूरा जोन 2 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, गामा इंटू Z प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू B माइनस Z। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले गामा इंटू Z प्लस गामा सेचुरेट इंटू B माइनस Z।
डिवाइड में हमें तो गामा निकालना है, तो डिवाइड में हम क्या कर देंगे, z प्लस बी माइनस जेड। तो डिवाइड में अपन ने लिख दिया z प्लस बी माइनस जेड। तो अपने को यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ गामा कैलकुलेट होकर आ गया। ये गामा एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट किए और इस इक्वेशन में हम पुट कर दिए, खत्म। अब दूसरा मुझे यहाँ पर क्या सीखना है, दूसरा मुझे सीखना है आर स्टार गामा, कि व्हाट इज आर स्टार गामा। तो मैंने कहा ठीक है, आर स्टार गामा भी मैं बता देता हूँ। आपका जो आर स्टार गामा है वो आपका क्या हो जाएगा, आर स्टार गामा आपका बन जाएगा फॉर्मूला 0.5 है ना, 0.5 1 प्लस जेड बाय बी। क्या बनेगा, 0.5 1 प्लस जेड बाय बी। जेड क्या है, कितनी डेप्थ, बेस ऑफ द फुटिंग से मेजर करना। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ से मेजर कर देते हैं जेड को, ग्राउंड सरफेस है, जबकि बेस ऑफ द फुटिंग से मेजर करना है। तो जेड आपका ये हो गया, जेड डिवाइड में बी, क्या बना रहा हूँ, जेड डिवाइड में बी प्लस 1 और मल्टीप्लीकेशन में 0.5 बाहर। तो ये आर स्टार गामा का वैल्यू हो गया। ये गामा लिखता हूँ मैं, हाँ मेरा गामा बनाने का स्टाइल ऐसा है, गामा, ठीक है, ये सब गामा है। तो हमने इस तरीके से इसको बना दिया। आपको ये वैल्यू भी कैलकुलेट करना आ गई, आपको ये वैल्यू भी कैलकुलेट करना आ गई, बस आप ये दोनों उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। पुट कर दिया तो मैं चाहता हूँ एक बार बोर्ड 2 पर हम चलें, लेकिन उसके पहले आप इसका फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं ये फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर खींच कर डाल रहा हूँ, जल्दी से सभी के साथ में शेयर भी कर देंगे, है ना। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल है, मस्त टाइप से। मैं भी फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बोर्ड 2 पर चलते हैं। ठीक है, तो मैंने भेज दिया है, ठीक है, मैंने भेज दिया है आप सभी लोगों को। अपन आगे बढ़ें क्या अब, यस सर, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक की पिक्चर पूरी क्लियर है हम सभी लोगों को। मैं मेरे टेलीग्राम पर भी भेजा हूँ, वो जो हम लोगों का ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर भी भेज दिया हूँ। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है ना। अब आइए हम ये वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस लेते हुए। अभी अपन केस नंबर 2 कर रहे थे। केस नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए यदि सोचो ये z यहाँ पर आ जाए, ये एक मैं कंडीशन पढ़ाने वाला हूँ कि आपका z यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाए, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाटर टेबल यहाँ से डाउन होकर इस लेवल पर आ जाए, इस बाउंड्री पर आ जाए, जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर आ जाए, मतलब z की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी। बराबर बोल रहा हूँ, तो ये एक कंडीशन में देखने वाला हूँ कि यदि z का वैल्यू b हो जाए तब क्या होगा। और दूसरा कंडीशन में बोल रहा हूँ कि वाटर टेबल यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए, मतलब जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर आ जाए, तो ये मेरा दूसरा कंडीशन है। तो उस टाइम पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब वाटर टेबल यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाए। तो भाई वाटर टेबल यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया तो z की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब वाटर टेबल यहाँ से डाउन आकर यहाँ पर आ गया तो इसकी z की वैल्यू कितनी हो गई, b के बराबर, इसके बराबर। ठीक, तो आइए ये कंडीशंस हम देखते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर कि भैया हम देख रहे हैं इफ़, मैंने लिखा इफ़ z इक्वल टू बी के बराबर आ जाए तो क्या होगा, z इक्वल टू यदि b के बराबर आ गया मतलब आप कहाँ पर आ गए हैं, जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर आ चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका गामा एवरेज का वैल्यू क्या आएगा बता सकते हैं क्या, और आपका आर स्टार गामा का वैल्यू क्या आएगा बता सकते हैं क्या, है ना। ये दो वैल्यूज हम देखते हैं कि भैया ये वैल्यूज कितने आ रहे होंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर पुट करके हम देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो, हमने कहा यहाँ पर देखो z कितना आ रहा है, b के बराबर, तो z की जगह पर ने b रखा तो b माइनस बी 0 हो गया।
ये भी बी माइनस बी जीरो हो गया, यहाँ पर जेड से ये जेड कैंसिल, तो बचा सिर्फ गामा। तो गामा एवरेज आपका क्या बन गया, गामा बन गया। मैंने कहा सही बोल रहे हैं सर आप बिल्कुल, गामा हमारे पास क्या बन गया, सिर्फ गामा बन गया, है ना। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा गामा एवरेज किसके बराबर आ गया, गामा के बराबर आ गया। आर स्टार गामा की वैल्यू देख लो, ये कब की कंडीशन बता रहा हूँ, व्हेन आपका z किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया, मतलब जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर। आर स्टार गामा कितना हो जाएगा, z b के बराबर आ गया, तो b से b कैंसिल, 1 + 1 2, 2 × 0.1 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, हम हमारी इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है साहब, तो गामा एवरेज की जगह आप सिर्फ गामा पुट करेंगे, आर स्टार गामा की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन आपके ये वाला इक्वेशन के ही समान आ गया। मतलब जब आप जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर रहेंगे तो आपके बियरिंग कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन आपका z 0 हो जाए, मतलब आप कहाँ पर पहुँच जाए, z 0 हो जाए से मेरा मतलब कहाँ है कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर, मतलब बेस ऑफ द फाउंडेशन पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही आप बेस ऑफ द फाउंडेशन पर पहुँचे, z की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आ रहा होगा गामा एवरेज का वैल्यू। गामा एवरेज z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, यहाँ पर z 0, यहाँ z 0, तो ये b से b कैंसिल, तो गामा एवरेज किसके बराबर आ गया, गामा सैचुरेट के बराबर आ गया। तो गामा सैचुरेट के बराबर आ गई गामा एवरेज की वैल्यू। और आर स्टार गामा कितना आ गया, z की वैल्यू 0 हो गई, तो आर स्टार गामा 0.5 आ गया। ठीक है, ये हमारा ये वाला कंडीशन हो गया। समझ में आ रही मेरी इतनी सी बात। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई गामा एवरेज गामा सैचुरेट कैसा हो गया, क्यों नहीं होगा भाई, जब वाटर टेबल आपका इस जगह पर आ गया तो जोन 2 के पूरा सॉइल सैचुरेट हो जाएगा ना। आप सोचिए, यदि आपका वाटर टेबल इस जगह पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जोन 2 का पूरा की पूरा सॉइल क्या हो चुका है, फुल्ली सैचुरेट हो चुका है। तो यहाँ तक की बात हमें अच्छे से क्लियर है। तो आइए ये हम कंडीशन अच्छे से लिखते हैं और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, आइए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना, आइए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। मैंने आपको कहा कि हमारे पास गामा एवरेज जब z = b हो जाए, जब z = b हो जाए तो गामा एवरेज कितना आ रहा है, गामा आ रहा है, और आपका आर स्टार गामा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। यदि ये कंडीशन बन रही है तो हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितना आ जाएगा, QU = फर्स्ट टर्म वैसा की वैसा ही था, सेकंड टर्म सिग्मा बार की जगह हम क्या लिख दें, गामा DF, तो उसमें हमारा गामा DF आ जाएगा NQ। थर्ड टर्म में मुझे कुछ चेंजेस करना थे, तो हाफ B गामा एवरेज जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ गामा ही आ रही है, N गामा, और आर स्टार गामा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 आ गया। मतलब कुल मिलाकर जो मेरा केस नंबर 1 था वैसी ही कंडीशन आ गई, मतलब आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या मैं यहाँ पर एक कमेंट दे सकता हूँ, क्या कमेंट दे रहा हूँ मैं आपको कमेंट ये दे रहा हूँ कि जब आपका वाटर टेबल जोन 3 में हो तब भी आपको बियरिंग कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं करना है, और जब वाटर टेबल आपका जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर हो तब भी आपको आपकी इक्वेशन में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है बियरिंग कैपेसिटी में। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब आपका वाटर टेबल जोन 3 में हो तब तो आपको कोई चेंजेस करना ही नहीं है, और जब जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर हो तब भी आपको कोई भी बियरिंग कैपेसिटी में चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि आपको इक्वेशन दिख ही रहा है यहाँ पर, देयर इज नो चेंज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप लोगों को, इफ हमारा z का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, मतलब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर पहुँच चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग बेस ऑफ द फुटिंग पर पहुँच चुके हैं। आपका वाटर टेबल कहाँ पर है, बेस ऑफ द फुटिंग पर है। तो मैंने कहा z = 0 पर बेस ऑफ द फुटिंग पर है, तो गामा एवरेज का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास, जब बेस ऑफ द फुटिंग पर है, थोड़ा सा इमेजिन खुद ही करो, जब बेस ऑफ द फुटिंग पर वाटर टेबल है तो जोन 2 का पूरा सॉइल क्या रहेगा, सैचुरेट, तो आपको गामा एवरेज कितना ले लेना है, गामा सैचुरेट ले लेना है। ठीक है, और मैं आपको कैलकुलेट करके भी वही बता दिया। तो गामा एवरेज आप गामा सैचुरेट ले लेंगे, और आर स्टार गामा का हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ गई। तो आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर क्या बन चुका है, आपका अल्टीमेट
बियरिंग कैपेसिटी बन चुका है। फर्स्ट टर्म वैसा की वैसे ही रहेगा, सेकंड टर्म भी वैसा की वैसे ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, देयर विल बी चेंज ओनली इन थर्ड टर्म व्हेन योर वाटर टेबल इज इन जोन नंबर 2। क्या चेंजेस दिख रहे हैं? हमने लिखा हाफ बी गामा एवरेज। गामा एवरेज की वैल्यू कितनी आ रही है इस बार? गामा सैचुरेट आ रही है। हाफ बी गामा एवरेज एन गामा, और यहाँ पर आर स्टार गामा था, और आर स्टार गामा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0.5 आ गई। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है जब वाटर टेबल कहाँ पर हो? बेस ऑफ द फाउंडेशन पर हो। ठीक है? यस सर, यहाँ तक की बात हमें भी समझ में आ गई। कई बार आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हम जब कॉलेज में पढ़े थे, है ना, आपके मन में एक तूफान आना चाहिए कि यदि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आपने कई बार बुक्स देखी होगी, तो अलग अलग तरीके होते हैं इस इक्वेशन को लिखने के। ठीक है, अलग अलग अप्रोचेस हैं यहाँ पर। तो आप सोच रहे होंगे सर हमको कॉलेज में इस तरीके से पढ़ाया गया है ना, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा। सेचुरेट ना लिखते हुए उन लोगों ने सर गामा सबमर लिखा है और एन गामा लिखा है। उन लोगों ने इस टाइप की इक्वेशन लिखी है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन फैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं लिया उन लोगों ने। तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज ऑल्सो वन मेथड। ये भी क्या है? एक टाइप का मेथड है, जो कि अपन बात कर लेंगे टाइम मिलने पर। दोनों अप्रोचेस सही है। आप देखिए अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो घूम फिर के अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? गामा सेचुरेटेड, और उसके साथ में 0.5 लिखा, और यहाँ पर मैंने 0.5 ना लिखते हुए सीधे मैंने गामा सबमर्ज लिख दिया। अब आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका गामा सबमर्ज होता क्या है। ये अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द गामा सेचुरेटेड ही तो होता है। ये क्या होता है? हाफ ऑफ द अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द गामा सेचुरेटेड ही तो होता है। तो आप 0.5 इंटू गामा सेचुरेट लिखो या सिर्फ गामा सबमर्ज लिखो, बोथ आर करेक्ट अप्रोच। दोनों ही क्या है? सही अप्रोच होंगे। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अपन मेथड 2 करके एक बार इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेथड 2 करके हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो मैं मेथड आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन दिस करेक्शन फैक्टर। अभी जो मैं आपको मेथड पढ़ा रहा हूं वाटर टेबल के इफेक्ट की, वो करेक्शन फैक्टर मेथड के नाम से प्रसिद्ध है मार्केट में। ठीक है, तो उसको हम यहां पर समझ रहे हैं। तो आइए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा आर स्टार गामा के बारे में देखते हैं। तो आर स्टार गामा को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? आर स्टार गामा को हम यहाँ पर करेक्शन फैक्टर का नाम दे रहे हैं। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। ठीक है, कौन से टर्म के लिए है? फॉर थर्ड टर्म। फॉर थर्ड टर्म के लिए ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर है। अच्छा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में जानकारी है क्या अपने को? बिल्कुल है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में जानकारी है क्या अपने को? हाँ सर बिल्कुल है। इसकी मिनिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है? इसकी मिनिमम वैल्यू 0.5 दिख रही है। इससे छोटी वैल्यू इसकी होती ही नहीं है, क्योंकि भाई आपका वाटर टेबल कहाँ चला गया? वाटर टेबल चला गया बेस ऑफ द फुटिंग पर, और वहीं से तो आपकी जोन 2 की शुरुआत है, मतलब ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो चुकी है। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.5 है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू, वाटर टेबल कहाँ चला गया? वाटर टेबल कहाँ चला गया? जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर चला गया। वही तो आपकी मैक्सिमम लिमिट है जोन 2 का। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आर स्टार गामा की 1 हो गई। तो आपका जो आर स्टार गामा है वो हमेशा 0.5 और 1 के बीच में रहेगा। ये 0.5 के इक्वल भी हो सकता है, 0.5 के इक्वल भी हो सकता है, और 1 के इक्वल भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच की भी रेंज इसकी पॉसिबल होगी। क्लियर है अपनी यहाँ तक की बात? यस सर, यहाँ तक का पूरा डिस्कशन हमें क्लियर है। चलिए, इतना हमें बात यहाँ तक का समझ में आ गया। तो ये था मेरे पास जोन नंबर 2 में यदि बेयरिंग कैपेसिटी आ जाए तो किस तरीके से वो प्रभावित होगी। मंजूर, यहाँ तक की बात हमें मंजूर। अब अपन देखते हैं कि भैया यदि हम नेक्स्ट केस देख रहे हैं कि यदि हमारी वाटर टेबल कहाँ पहुँच गया? जोन नंबर 1 में आ गया, तब क्या कर लेंगे? तो आइए हम उसको देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं केस नंबर 3। मैंने यहां पर क्या लिखा? केस नंबर 3। और वो केस नंबर 3 क्या है आपका? वो केस नंबर 3 है व्हेन वाटर टेबल
इज इन, है ना, व्हेन वाटर टेबल इज इन, कहाँ पर हो, है ना, व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन जोन 1 में आ जाए, ठीक, व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन 1, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम कर लो, इतने से का फोटो ले लो पहले आप लोग, है ना, इतने से का फोटो ले लो जरा जल्दी से, फिर मैं कैमरा इधर कर लूँगा तो आपको इधर का ही पोर्शन दिखाऊंगा। जल्दी से इसका फोटो लेंगे, मैं भी इसका फोटो खींच के भेज रहा हूँ आपको। मैं भी आपको इतने से का फोटो लेकर भेज रहा हूँ। तुम लोग शातिर हो, मेरे से पहले भेज देते हो। ये मैंने फोटो भेज दिया है मेरे ग्रुप में। बहुत खूब भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर देखिए, अब जोन अपन कहाँ जा रहे हैं, हम नेक्स्ट केस नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर वाटर टेबल आपका क्या हो, जोन 1 में चला जाए। तो आइए इधर फिगर में अपन देखते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, फोटो ले ली है, तो इधर देखिए मेरी बात सुनिएगा। वाटर टेबल को अब हम कहाँ पर ले जा रहे हैं, जोन 1 में ले जा रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी, जिसके कारण आपका वाटर का लेवल, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ आया, मान लेता हूँ यहाँ कहीं तक आ गया, मान लेता हूँ यहाँ कहीं तक आ चुका है, ठीक है। अब यदि यहाँ तक का आ गया तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम लोग मान लेते हैं कि ग्राउंड सरफेस से कितना नीचे है वाटर टेबल। तो मैंने मान लिया ग्राउंड सरफेस से ए डेप्थ पर है, तो ये बचा हुआ डेप्थ कितना हो जाएगा जोन 1 का। तो जो बचा हुआ डेप्थ है टोटल कितना था, डीएफ था, वाटर टेबल ए पर आ गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, डीएफ माइनस ए हो गया। क्या हो गया, डीएफ माइनस ए हो गया। समझ में आ रही मेरी बात भाई? जैसे मैंने यहाँ पर गेम खेला था, इस जगह पर मैंने गेम खेला था, सेम वे अब मैं यहाँ पर भी गेम खेलूंगा। मैंने बोला था ये जेड डेप्थ पर है, तो बचा हुआ डेप्थ कितना हो गया था, बी माइनस जेड हो गया था, क्योंकि पूरा मेरे पास जोन 2 की थिकनेस बी थी। जोन 1 की थिकनेस मेरे पास इस बार कितनी है, डीएफ के बराबर है। तो मैं बोल रहा हूँ ए डेप्थ पर मैंने लिया है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, डीएफ माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए डेप्थ तक आपकी सॉइल क्या है, पार्शियली सेचुरेटेड है या ड्राई हो सकती है ना। क्वेश्चन में जैसा दिया हो यूनिट वेट वैसा ले लेना। क्वेश्चन में आपको बोल देगा वो कि अबो वाटर टेबल यूनिट वेट इतना है, यदि वो ड्राई है तो ड्राई ले लो, यदि वो बल्क है तो बल्क ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बिलो वाटर टेबल हमारे पास डेफिनेटली गामा सेचुरेटेड ही रहेगा, तो बिलो वाटर टेबल हमारे पास गामा सेचुरेट है। क्लियर है अपनी इतनी सी बात? यस सर क्लियर है। तो बस अब आपको क्या करना है, अपना बात खत्म हो गया। ऐसी कंडीशन में आप सोचिए थोड़ा सा, आपको कौन सा टर्म, ये जोन में वाटर टेबल आ गया और ये जोन किसको गवर्न करता है, ये जो जोन 1 है ये आपको सेकंड टर्म को गवर्न करता है, मतलब सेकंड टर्म यहाँ पर आपकी चेंज होगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि वाटर टेबल यदि यहाँ पर आ चुका है, वाटर टेबल यदि आपका यहाँ पर आ गया तो अफेक्ट तो आपका जोन 2 भी हो ही रहा है ना। आप सोचिए थोड़ा सा ध्यान से कि वाटर टेबल यहाँ पर आ गया तो आपका जोन 2 का सॉइल भी तो प्रभावित हो ही रहा है ना, मतलब थर्ड टर्म तो चेंज करना ही करना है। इस बार हम थर्ड टर्म तो चेंज करना ही करना है, ये वाला हम सेकंड टर्म भी चेंज करेंगे इस बार, ठीक है। यदि वाटर टेबल इस जगह पर रहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि वाटर टेबल इस जगह पर रहता है तो हमारे पास सभी मिनिमम वैल्यूज आ जाती है। आर स्टार गामा की हमें वैल्यू क्या मिल जाती थी, 0.5, और गामा एवरेज की वैल्यू क्या मिल जाती थी, गामा सेचुरेट मिल जाती थी। मैं बोल रहा हूँ वाटर टेबल यहाँ चला गया तो इस जोन की पूरी सॉइल गामा एवरेज जो थी वो पूरी क्या हो चुकी है, सेचुरेट में कन्वर्ट हो गई। भाई वाटर टेबल यदि यहाँ पर है तो जोन 2 का सॉइल क्या है, पूरा सेचुरेट है,
तो इस जगह पर क्या पुट करोगे, गामा सेचुरेट पुट करेंगे। भाई इस इक्वेशन में ये गामा एवरेज की जगह में क्या पुट करूंगा, गामा सेचुरेट पुट करूंगा जब वाटर टेबल आपका यहाँ कहीं पर होगा तब। और आर स्टार गामा तो अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच गया था। यहाँ पर आर स्टार गामा की मिनिमम वैल्यू होती है 0.5, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो भले ही आपका वाटर टेबल इससे ऊपर चला गया फिर भी आर स्टार गामा अपनी मिनिमम वैल्यू ही शो करेगा, दैट इज 0.5। उससे छोटी वैल्यू इस पर संभव नहीं है। तो आर स्टार गामा की हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 0.5। तो यहाँ पर थर्ड टर्म में भी चेंज होगा और सेकंड टर्म में भी चेंज होगा। जब आपका वाटर टेबल कहाँ आ गया, जोन नंबर 1 में आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही चेंज होंगे। थर्ड टर्म में क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता दिया कि आपका गामा एवरेज क्या बन जाएगा, गामा सेचुरेट बन जाएगा। आर स्टार गामा अपनी मिनिमम वैल्यू 0.5 पर आ जाएगा। सर यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे सेकंड टर्म में, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप इस पिक्चर को ध्यान से रख लो दिमाग में, इस पिक्चर को ध्यान से दिमाग में रख लो। मैं आपको बोर्ड नंबर 2 पर ले चल रहा हूँ, ठीक है। क्या है पिक्चर में कि ए डेप्थ पर वाटर टेबल है, ए डेप्थ तक गामा है और डी एफ माइनस ए डेप्थ तक गामा सेचुरेट है। क्लियर। तो आइए हम चलते हैं हमारे बोर्ड नंबर 2 पर। ठीक, बोर्ड नंबर 2 पर हमें क्या देखना है, बोर्ड नंबर 2 पर हमें देखना है यहाँ पर वाटर टेबल इज इन जोन 1। तो उसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ सेकंड एंड थर्ड टर्म्स shall be modified। मैंने कहा ठीक है साहब, हमें समझ में आ गई। दोनों ही टर्म को हमें यहाँ पर क्या करना है, मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करें, आइए उसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कि आपकी जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या लिखी जाएगी, आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU इज इक्वल टू CNC। फर्स्ट टर्म में कभी कोई चेंज नहीं करना है, वाटर टेबल के कारण फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड टर्म में हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोगों का, अभी तक मैं यहाँ पर क्या लिखते आया था, यहाँ पर गामा DF। मैं क्या लिखते आया था, गामा DF। तो इस इक्वेशन को देखो, ये कहाँ पर है इस इक्वेशन को देखो, ये वाली। अभी तक मैं यहाँ पर सिग्मा बार की जगह क्या लिखते आया था, गामा DF लिखते आया था। अब ये गामा कौन सा लूं मैं, भाई मेरी इक्वेशन क्या है, पहले तो मेरी इक्वेशन देखो। मेरी इक्वेशन है CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। ये मेरी इक्वेशन होती है नॉर्मल, है ना। तो ये मेरी नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। नॉर्मली मैंने क्या कहा, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को चेंज करना है। तो क्या चेंज करते हैं हम, तो देखो QU इज इक्वल टू CNC प्लस, अब यहां पर गामा में कौन सा लूं, मैं यहां पर गामा कौन सा लूं, गामा DF में मैं कौन सा गामा लूं, क्योंकि यहां पर भी जोन 1 में मेरे पास क्या है भाई, यहां पर मैं गामा कौन सा लेता हूं, जोन 1 का गामा लेता हूं। तो जोन 1 में मेरे पास 2 गामा की वैल्यूज है। आइए देखिए यहां पर ये आपके जोन 1 में 2 गामा वे की वैल्यूज है, ए डेप्थ तक गामा है और DF माइनस ए डेप्थ तक गामा सेचुरेट है। तो इस गामा DF में सिग्मा बार निकालने में उस गामा DF में मैं कौन सा गामा लूं, क्या ये गामा लूं या ये गामा सेचुरेट लूं, दोनों में से कौन सा लूं, या इनका एवरेज ले लूं। तो मेरा आंसर है इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। मैंने कहा ये ठीक है, तो अपन इन दोनों का क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। तो हमने इन दोनों का एवरेज लिया, तो इस गामा की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, गामा DF की जगह हम लिख रहे हैं यहाँ पर गामा एवरेज DF। ठीक है, गामा एवरेज DF लिखा, NQ लिखा, और मुझे यहाँ पर एक क्या करना है, करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है। कौन सा करेक्शन फैक्टर, R स्टार Q का। जैसे यहाँ पर NQ था तो R स्टार Q एक करेक्शन फैक्टर हमने डाल दिया। सेकंड टर्म चेंज हो गई, मॉडिफाई हो गई। थर्ड टर्म में देखो, थर्ड टर्म तो अपनी सभी वैल्यूज को शो कर देगा, हाफ B गामा। जब वाटर टेबल जोन 1 में है तो अभी मैं आपको बताया जोन 2 की पूरी सॉइल सेचुरेट रहेगी। तो इस गामा की जगह में क्या लिखूंगा, गामा सेचुरेट लिखूंगा, N गामा लिखूंगा, और R स्टार गामा जो यहाँ पर आ रहा था वो अपनी मिनिमम वैल्यू 0.5 पर पहुंच गया होगा।
वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये अपना 0.5 लिख दिया। ये 0.5 कहाँ से आया? आर स्टार गामा की मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो आपका बेस ऑफ फुटिंग था उससे आप ऊपर चले गए हैं, तो अपनी मिनिमम वैल्यू 0.5 का वो शो कर रहा है आर स्टार गामा। तो ये हमारा इक्वेशन मेनली बन चुका है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसके अंदर सर मुझे सब कुछ पता है, सिर्फ दो वैल्यू नहीं पता है। कौन कौन सी वैल्यू? एक तो गामा एवरेज की और एक आर स्टार क्यू की। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका गामा एवरेज कैसे निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर बताया गामा एवरेज निकालने का तरीका। मैंने आपको क्या बताया? ए डेप्थ तक हमारे पास गामा है, तो मैंने क्या लिखा? गामा इंटू ए लिखा, प्लस डी एफ माइनस ए डेप्थ तक हमारे पास क्या है? गामा सेचुरेट है, तो यहाँ पर मैंने गामा सेचुरेट इंटू डी एफ माइनस ए लिखा। डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस डी एफ माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई। हालांकि ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, इतनी हमें समझ में आ गई। ये आपका गामा एवरेज का वैल्यू हो गया। सर आर स्टार क्यू क्या होगा? मैंने कहा ठीक है बेटा, वो भी बता देता हूँ। आपका जो आर स्टार क्यू होगा, जिस तरीके से मैंने आर स्टार गामा निकाला था वैसे आर स्टार क्यू भी निकाल दूँ। क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 1 प्लस ए बाय डी एफ। वहाँ पर मैंने क्या लिखा था? आर स्टार गामा में मैंने क्या लिखा था? 1 प्लस 0.5 1 प्लस जेड बाई बी लिखा था। यहाँ पर ए बाय डी एफ लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा आर स्टार क्यू भी हमें निकालते आ गया। तो अब गामा एवरेज निकाल लो इस फॉर्मूले से, आर स्टार क्यू यहाँ से निकाल लो, इस इक्वेशन में आर स्टार क्यू में अपन पुट कर दो, तो हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास यहाँ पर रखने को वैल्यूज आ गई। आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं जब वाटर टेबल कहाँ चला जाए? जोन 1 में चला जाए। क्लियर? अब जैसे कि अपन आगे की कुछ इसकी कंडीशंस देखते हैं फर्दर। मैंने आपको क्या बताया था जब आपका जोन 2 में रहे? देखो यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई, वाटर टेबल जोन 1 में है, तो यहाँ तक ये पूरा सिस्टम मुझे क्लियर है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से मेरा वाटर टेबल जोन 2 में था, जिस तरीके से मेरा वाटर टेबल कहाँ था? जोन 2 में था। तो मैंने क्या किया था जब वाटर टेबल जोन 2 में था, तो मैंने क्या किया था? मैंने ये किया था कि एक बार मैं वाटर टेबल को इस बाउंड्री पर लाया था और दूसरी बार मैं इस वाटर टेबल को ये बाउंड्री पर लाया था। मतलब एक बार मैं जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर ले गया था और एक बार मैं जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर ले गया था। वापस से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि यदि वाटर टेबल यहाँ पर है, सपोज समर सीजन आया, तो समर सीजन में वाटर टेबल डाउन हो जाता है। सपोज यहाँ से वो हटके यहाँ पर आ गया, मतलब बेस ऑफ द फुटिंग पर आ गया, मतलब जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर आ गया, या फिर और ज़्यादा बारिश हुई तो वाटर टेबल यहाँ से ऊपर उठकर कहाँ चला गया? ग्राउंड सरफेस पर चला गया। ग्राउंड सरफेस पर आ जाना मतलब फ्लड की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ग्राउंड सरफेस पर आ जाना मतलब फ्लड की कंडीशन डेवलप हो सकती है आपके सॉइल में या आपके ग्राउंड में। तो मैं दो कंडीशंस बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दो कंडीशंस बताया था इस जोन नंबर 2 में, केस नंबर 2 में। मैं केस नंबर 3 में यहाँ पर जोन 1 में दो कंडीशन बता रहा हूँ। वाटर टेबल एक बार यहाँ पर आ गई और दूसरी बार यहाँ से उठकर यहाँ पर टॉप में चले गई। आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है? ठीक है, आइए हम इसको यहाँ पर समझते हैं। मैंने कहा इफ आपका Z नहीं, यहाँ पर A चलेगा। यहाँ पर A डेप्थ पर अपन ने वाटर टेबल लिया है ना। इफ आपका A क्या हो जाए? DF के बराबर आ जाए। इसका क्या मतलब होता है? A इक्वल टू DF आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर टेबल जो है वो बेस ऑफ द फुटिंग पर है, मतलब जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर है। तो यहाँ पर आपका गामा एवरेज का वैल्यू कितना निकलेगा? तो चलिए देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने कितनी रख दी? DF, तो DF से DF कैंसिल, मतलब जीरो, ये वाला टर्म जीरो। यहाँ पर भी ए की वैल्यू मैंने DF रखी तो DF मैंने DF जीरो, इतना सा टर्म बचा। तो ए से ये ए कैंसिल, मतलब गामा एवरेज मेरा गामा के बराबर आ गया। आर स्टार क्यू की वैल्यू में देख रहा हूँ कि आर स्टार क्यू मेरे पास कितना रहेगा?
इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू अपन ने 0 पुट करी तो आर स्टार क्यू, सॉरी ए की वैल्यू अपन ने डीएफ पुट करी यहाँ पर डीएफ, तो डीएफ से डीएफ कैंसिल, 1 + 1 2 और 2 इंटू 0.5 1, तो आर स्टार क्यू की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू विल बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा CNC प्लस गामा एवरेज की अपन को सिर्फ गामा पुट करना है, ये रहा गामा, और आर स्टार क्यू की जगह 1 पुट करना है, तो अपने पास आ गया गामा DF इंटू एन क्यू, गामा DF एन क्यू। ठीक है, यस सर ठीक है, प्लस आपका ये टर्म तो एज इट इज आ रहा है, हाफ बी गामा सेचुरेट एन गामा इंटू आर स्टार गामा का जो वैल्यू था वो मिनिमम वैल्यू 0.5 हो गया था। क्लियर? तो यार ये तो कौन सी इक्वेशन है, ये तब की कंडीशन है जब आप जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर है। तो देखो ये वाली कंडीशन भी तो वही थी भाई, ये क्या था, ये भी तो वही कंडीशन था, z = 0, मतलब जोन 1 जोन 2 की बाउंड्री बेस ऑफ द फुटिंग। तो आपको देखो सेम इक्वेशन मिल रहा है, CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ बी गामा सेचुरेट एन गामा 0.5। तो ये जो सेम इक्वेशन मिल रहा है, आप चाहे ये वाला तरीका अपनाएं, बेस ऑफ द फुटिंग पर बेयरिंग कैपेसिटी पोर्टेबल बेस ऑफ द फुटिंग पर आ चुका है, या फिर आप ये वाली इक्वेशन देखिए CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ बी गामा सेचुरेट एन गामा 0.5, ये भी एग्जैक्टली सेम है। ये भी आपका वाटर टेबल बेस ऑफ द फुटिंग पर शो कर रहा है, वो भी आपका वाटर टेबल बेस ऑफ द फुटिंग पर ही शो कर रहा है, तो दोनों ने सेम तो आना ही था। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मैं इसमें बता रहा हूं, है ना। नेक्स्ट कंडीशन थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं इसको ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। नेक्स्ट कंडीशन में बता रहा हूं, इफ यदि आपका ए का वैल्यू 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या होता है, ए का वैल्यू 0 आ जाना मतलब वाटर टेबल कहाँ चला गया, ग्राउंड सरफेस पर चला गया। आप फिगर को ध्यान से देखिए, आपके पास फिगर बना हुआ, फिगर को ध्यान से देखिए, आपका ए कहाँ चला गया, ग्राउंड सरफेस पर चला गया। ग्राउंड सरफेस पर चला गया मतलब आपका गामा एवरेज का वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 0 0 0 0, डीएफ से डीएफ कैंसल, गामा एवरेज गामा सेचुरेट के बराबर। तो ये गामा एवरेज आपका गामा सेचुरेट के बराबर। गामा एवरेज का वैल्यू गामा सेचुरेट तो आना ही था, क्योंकि जोन जब ग्राउंड सरफेस पे चला गया आपका वाटर टेबल, तो जोन 1 की पूरी सॉइल सेचुरेट रहेगी ना, तो आपको गामा सेचुरेटेड ही रखना पड़ेगा। और आपका आर स्टार क्यू का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर ए की वैल्यू अपने 0 पुट करी तो आर स्टार क्यू अपनी मिनिमम वैल्यू 0.5 पर यहाँ पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से आर स्टार गामा का रेंज मैंने क्या लिखाया था, 0.5 से 1 लिखाया था, मिनिमम वैल्यू 0.5 मैक्सिमम वैल्यू 1, वैसे ही आर स्टार क्यू का भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है। मिनिमम वैल्यू 0.5 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 0.5 आ चुकी है। ठीक, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपन यहाँ पर लिख दें क्या, तो आइए हम यहाँ पर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी लिख देते हैं, है ना। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मैं लिख रहा हूँ, कितनी आ रही है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो मैंने यहाँ पर इसको बना दिया। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में नीचे बैठ जाता हूँ आराम से और इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी CNC प्लस, ये रहा हमारा इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन देखना भाई साहब, गामा एवरेज की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, गामा सेचुरेट रख रहा हूँ, DF NQ और आर स्टार क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है 0.5। मैंने कहा ठीक है साहब 0.5, ठीक है। गामा सेचुरेटेड 0.5, गामा सबमर्ज बन गया होगा, गामा सबमर्ज ये डब पूरा सॉइल फुली सबमर्ज्ड रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ पर। प्लस अपन ने क्या लिख दिया, प्लस अपन ने ये वाला टर्म पूरा यहाँ पर लिख दिया, हाफ बी गामा सेचुरेट एन गामा इंटू 0.5। तो ये हमारे पास यहाँ पर पूरा इक्वेशन आपकी नज़रों के सामने है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर हमने जोन 1 में वाटर टेबल आ जाए तो कैसे निकालते हैं ये हमने निकालना सीख लिया यूजिंग, ये कौन सी अप्रोच है, बेस्ड ऑन करेक्शन फैक्टर। यहाँ पर मैंने करेक्शन फैक्टर लगाया, देखो ये है करेक्शन फैक्टर। आर स्टार क्यू क्या है, करेक्शन फैक्टर है फॉर जोन 2 के लिए, और मतलब टर्म सेकंड टर्म के लिए, और आर स्टार गामा क्या है, करेक्शन फैक्टर है फॉर थर्ड टर्म के लिए। लिखेंगे जरा, ठीक है, लिख
देखेंगे ज़रा फुर्ती से। इसका फ़ोटो चाहिए, मैं फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ आपको, है ना। अब आप कितना फ़ोटो लेंगे, आप सिर्फ इतना सा फ़ोटो लेंगे, क्योंकि इधर वाला फ़ोटो तो ले चुके हो, ये वाला फ़ोटो तो ले चुके हो, अब सिर्फ इतना फ़ोटो का ज़रूरत है आपको, तो इतना फ़ोटो आप ले लीजिए। मैं भी आपको फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मस्त टाइप से फ़ोटो खींच लिया हूँ, आप लोगों को भेज रहा हूँ फ़ोटो, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को फ़ोटो भेज दिया है। ठीक है, अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे मैं फ़ोटो खींच के भेज दिया हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए ज़रा बाकायदा अच्छे से। एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ हार्डी जेसी का, वो लिख रहे हैं सेकंड टर्म में इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे। देखो हार्डी, मेरी बात सुनना बेटा, हार्डी जेसी आपने क्वेश्चन पूछा सेकंड टर्म में इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे, बिल्कुल इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे, किसी का पिताजी हमें इफेक्टिव स्ट्रेस लेने से नहीं रोक सकता। तो सर जैसे कि मैं ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, है ना, वाटर टेबल यहाँ पर जब a इक्वल टू 0 लिखा मैंने, तो वाटर टेबल कहाँ चला गया, वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पर चला गया। तो जोन 1 का इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा सबमर्ज डीएफ हो जाएगा। जोन 1 का इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, गामा डीएफ माइनस गामा डब्ल्यू डीएफ, है ना, गामा सेचुरेटेड डीएफ माइनस गामा डब्ल्यू डीएफ, तो ये क्या हो गया टोटल गामा सबमर्ज डीएफ। और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा जोन 1 में, गामा सबमर्ज डीएफ होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा गामा सेचुरेटेड डीएफ एन क्यू 0.5, तो 0.5 इंटू गामा सेचुरेट, ये लगभग क्या हो चुका है, गामा सबमर्ज हो चुका है। तो कुल मिलाकर मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस की ही वैल्यू यहाँ पर लिखी है गामा सबमर्ज डीएफ। ये 0.5 और इस गामा सेचुरेट को हमें मर्ज करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको गामा सबमर्ज डीएफ मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये एक अप्रोच है कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्टली न लेते हुए इन द टर्म्स ऑफ करेक्शन फैक्टर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैंने ना गामा सबमर्ज डायरेक्टली नहीं लिखा भाई, मैं जानता हूँ ना वाटर टेबल यदि है तो जोन 2 का पूरा की पूरा सॉइल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, पूरा की पूरा सॉइल क्या होगा, फुल्ली सबमर्ज्ड होगा। फिर भी मैंने उसको गामा सेचुरेट लिखा, लेकिन मैंने उसके बदले यहाँ पर क्या कर दिया, करेक्शन फैक्टर डाल दिया 0.5। ये एक मेथड है, तो मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया जिसमें मैंने आपको करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करने की बात कही। राहुल शुक्ला आप जो पूछ रहे हैं, ये आपने जो चीज़ लिखा राहुल शुक्ला कि हम गामा एवरेज की जगह जेड गामा प्लस बी माइनस जेड गामा सबमर्ज कर दें, तो सही नहीं है राहुल। मैं जो बोल रहा हूँ, आपने जो लिखा है वो 100% सही है राहुल, दैट इज योर सेकंड मेथड। जो राहुल शुक्ला आपने जो लिखा है जो फॉर्मूला कि आपको यदि गामा एवरेज निकालना है तो जेड गामा प्लस बी माइनस जेड इंटू गामा सबमर्ज डिवाइड में बी प्लस जेड माइनस बी, जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही फॉर्मूला है। वहाँ पर आपको फिर करेक्शन फैक्टर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप उस फॉर्मूले का आप यदि यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो फिर आपको करेक्शन फैक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप करेक्शन फैक्टर डाल रहे हैं तो फिर गामा सबमर्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको गामा सेचुरेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तिलक त्रिपाठी लिख रहे हैं, बहुत से सवाल में ये कंफ्यूजन होता था, अब क्लियर हुआ, धन्यवाद सर। ओके भाई तिलक जी।
सर कैमरा फिगर पे मूव करो ना सर प्लीज़। ठीक है, मैं करता हूँ। देखो यहाँ तक की फ़ोटो वगैरह सब हो गई आपकी, तो एक बार मैं कैमरा मूव करता हूँ कि अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं। देखो ये केस नंबर 3 में आपको बताया, फ़ोटो भी मैं भेज दिया हूँ। फिर ये डिफरेंट कंडीशन देखें हम केस नंबर 2 की। ये हम केस नंबर 2 देख लिए पूरा, कैसे क्या क्या होता है, और ये केस नंबर 1 भी हम पूरा देख लिए। ठीक है, और ये आपका फिगर आ गया। तो कोई बच्चा फिगर के बारे में पूछ रहा था, तो ये फिगर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द टॉपिक वी हैव, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी। ये था मेरा एक तरीका, ये मेरा एक तरीका था, फर्स्ट अप्रोच। इसको लिख सकते हैं मेथड 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मेथड 1 लिख सकते हैं। मेथड 1 हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब आप बोलेंगे जो कि करेक्शन फैक्टर मेथड थी, है ना, इसको आप लिख सकते हैं करेक्शन फैक्टर मेथड। यहाँ पर मैंने करेक्शन फैक्टर्स का यूज़ किया था। ओके, यहाँ पर मैंने करेक्शन फैक्टर का यूज़ किया था। अब आप बोलेंगे कि सर एक बार मेथड 2 भी बता दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एकदम जल्दी जल्दी आपको मेथड 2 भी बता देता हूँ। फिर आपका नया क्वेश्चन होगा, सर मेथड 1 लगाना चाहिए या मेथड 2 लगाना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों मेथड आप लगा सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेथड 1 और मेथड 2 से जो आंसर आएंगे वो सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे सेम, दोनों अलग अलग रहेंगे। बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं होंगे, थोड़े से अलग अलग होंगे। जैसे किसी मेथड से आंसर आ रहा है 540, तो किसी से आ जाएगा 560 या 570, इस टाइप से। तो दोनों के जो आंसर्स रहेंगे वो कंपेरेबल रहेंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको जल्दी से मेथड 2 भी बता देता हूँ, है ना। अब मैं इसको रब करने का हकदार हूँ क्योंकि मैं फ़ोटो वगैरह आपको सब कुछ भेज चुका हूँ। तो ये मेथड 1 अब मैं हटा रहा हूँ, है ना, मेथड 1 में हटा रहा हूँ, मेथड 2 की अपन बात करेंगे। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1, है ना। अब मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, सेकंड अप्रोच, मेथड 2। यहाँ पर हम करेक्शन फैक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के करेक्शन फैक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका ले रहा हूँ केस नंबर 1। यहाँ पर मैं आपका क्या ले रहा हूँ, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है वाटर टेबल कहाँ पर हो, वाटर टेबल इज इन जोन 3 में हो। तो जब वाटर टेबल जोन 3 में है तो आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, सेम बनी रहेगी। कितनी बनी रहेगी, CNC प्लस सिग्मा बार, सिग्मा बार। तो सिग्मा बार कितना होगा, जब वाटर टेबल जोन 3 में है तो यहाँ का गामा तो आपका वही रहेगा, गामा DF। तो अपन यहाँ पर क्या लिख दिया, गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, ना ही कोई सेकंड टर्म में चेंज होगा, ना ही कोई थर्ड टर्म में चेंज होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है। मैंने कहा केस नंबर 2 पर चलते हैं, केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। केस नंबर 2 क्या चीज़ है, केस नंबर 2 ये है कि बेटा वाटर टेबल कहाँ पर आ जाए, वाटर टेबल जोन 2 में आ जाए, है ना, कहाँ पर आ जाए, जोन 2 में आ जाए। तो मैंने लिखा वाटर टेबल इज इन जोन 2। वाटर टेबल कहाँ पर आ चुका है, जोन 2 में आ गया। यदि वाटर टेबल जोन 2 में आ गया तो हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या मिलेगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगा जोन 2 में कि भैया ये इक्वेशन आपकी गामा एवरेज हमें लेना पड़ेगा। भाई कंडीशन तो यही बन रही है ना, आप यहाँ पर आ गया आपका वाटर टेबल किसी डेप्थ Z पर, तो आपका क्या हो रहा है, कंडीशन, कंडीशन ये हो रहा है आप लोगों का कि भैया अब वो वाटर टेबल आपके पास क्या है, गामा,
और बिलो वाटर टेबल यहाँ पर आपके पास अब क्या है, गामा सबमर्ज है, क्योंकि बिलो वाटर टेबल सॉइल फुल्ली सेचुरेट है ना, बिलो वाटर टेबल आपकी सॉइल क्या है, फुल्ली सेचुरेट है, तो यहाँ पर मैं अब क्या ले रहा हूँ, गामा सबमर्ज ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप इक्वेशन लिखिए CnC प्लस वाटर टेबल यहाँ पर जोन 2 में, तो यहाँ की सॉइल तो पूरी ड्राई है या बल्क कंडीशन में है, तो यहाँ पर तो आपका गामा DF एज इट इज आ जाएगा। तो गामा DF एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया NQ प्लस थर्ड टर्म में चेंज होगा, क्या होगा, हाफ B गामा एवरेज N गामा। यहाँ पर R स्टार गामा में नहीं ले रहा हूँ, मैं करेक्शन फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा थर्ड टर्म में हमें चेंज करना है, तो आइए थर्ड टर्म में हमने गामा एवरेज पुट करना है। तो आइए हम यहाँ से गामा एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। गामा एवरेज कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर गामा एवरेज देखो, गामा जेड ये लिखा हमने गामा जेड प्लस गामा सबमर्ज B माइनस जेड, ये लिखा मैंने गामा सबमर्ज B माइनस जेड, डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, Z प्लस B माइनस जेड, Z प्लस B माइनस जेड, ये हमारा फॉर्मूला आ गया गामा एवरेज का। प्रॉब्लम कहाँ थी समझ में आ रहा है, जो कंफ्यूजन था आपके दिमाग में वो अब क्लियर हो रहा है। आप यदि करेक्शन फैक्टर यहां पर ले रहे हो, इफ यू आर राइटिंग करेक्शन फैक्टर हियर R स्टार गामा, इन दैट केस वी टेक हियर गामा सेचुरेट, आपको यहां पर गामा सेचुरेट लेना पड़ेगा यदि आप करेक्शन फैक्टर का यूज कर रहे हैं तब, और यदि आप करेक्शन फैक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस वी टेक गामा सबमर्ज हियर, और उसके हिसाब से आप गामा एवरेज निकाल दो, यहां पर पुट कर दो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब आप कंडीशन लगा दो, यदि वाटर टेबल आपका यहां पर आ जाए, मैंने लिखा यहां पर कि इफ आपका वाटर टेबल कहां है, इस जगह पर आ जाए, इफ वाटर टेबल आपको यदि लगे, यदि आपको लगता है इफ आपका वाटर टेबल कहां चला गया, यहां पर आ गया, मतलब इफ आपका Z किसके बराबर है, B के बराबर है, तो उस केस में जब वाटर टेबल जब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ की सॉइल पूरी ड्राई हो गई या बल्क में चले गई, तो आपका गामा एवरेज आप क्या पुट कर देंगे, इन दैट केस आपका गामा एवरेज गामा के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना Z0 को Z की वैल्यू B रख दी, Z की वैल्यू B रख दी, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, Z से Z कैंसिल, गामा एवरेज गामा के बराबर आ गया। तो आपकी अल्टीमेट कैपेसिटी क्या बन जाएगी, आपकी अल्टीमेट कैपेसिटी बन जाएगी, हेलो क्लास में हो बेटा, ठीक है अभी क्लास में हम, ठीक है अभी क्लास में है, चलती क्लास में कॉल मत करिए करिए। तो बेटा ये बहुत गलत बात है ना, मतलब तुम लोग फ़ोन लगा रहे हो जबकि तुमको पता है मैं क्लास में हूँ, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, ठीक है, सही तरीका नहीं है भाई, सामने वाला पढ़ा रहे हो और आप कॉल करके बोल रहे हो कि सर प्राइवेट मत करो, ये मत करो, अरे पढ़ा लेने दो ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाते टाइम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी कोई अच्छी चीज़ बताना चाह रहा है यदि सामने वाला, तो वो मिस हो जाएगी यार, इसमें आप लोगों का नुकसान है, समझते नहीं हो यार, इतने बड़े हो गए हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, अच्छा लगता है क्या यार, आप बच्चे नहीं हो, आप लोग सिंसियर हो गए थोड़ा सा, चलती क्लास में टीचर को आप कॉल कर रहे हैं, दिस इज नॉट द गुड वे। चलिए ठीक है, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर क्या बताना है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपका क्या बनेगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो CnC प्लस ये गामा DF तो एज इट इज आ जाएगा, गामा DF NQ, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा हाफ B गामा N गामा, ठीक है, हाफ B गामा N गामा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब जब आप इस बाउंड्री पर आ जाओगे, जोन 2 और जोन 3 की बाउंड्री पर आ जाओगे, देन देयर विल बी नो चेंज इन दी बियरिंग कैपेसिटी। तो यही चीज़ मैंने आपको पिछले वाले मेथड में भी बताया था, जब मेथड 1 पढ़ा रहा था, सेम इक्वेशंस मिल रहा था। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आपका वाटर टेबल मान लेने दीजिए यहाँ से उठकर कहाँ चला गया, बेस ऑफ द फुटिंग पर चला गया, मतलब जोन 1 और जोन 2 की बाउंड्री पर आ गया, मतलब Z की वैल्यू कितनी मान लूँ मैं, 0, Z की वैल्यू यदि 0 है तो आपका गामा एवरेज देखो यहाँ पर कितना बन रहा है,
ये जेड की वैल्यू जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बी से बी कैंसिल, तो गामा एवरेज कितना आ गया, गामा सबमर्ज आ गया। तो यहाँ पर अपन ने लिखा ये वैल्यू आ गई गामा सबमर्ज। तो देखो आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या बन रहा है, आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर रखते हैं अपन, सी एन सी वैसा ही है, सेकंड टर्म गामा डी एफ एन क्यू भी वैसा ही है, तो सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस, है ना, हाफ बी गामा एवरेज एन गामा। अब वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, हाफ बी गामा एवरेज की जगह क्या रखना है मुझे, गामा सबमर्ज रखना है, तो ये अपन ने यहाँ पर गामा सबमर्ज रखा और ये एन गामा रख दिया। अब यह इक्वेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, इस इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं। कौन से, मैं आपको केस नंबर 2 बता रहा हूँ। केस नंबर 2 में ये वाली कंडीशन ध्यान से देख लो इस इक्वेशन को, सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा सबमर्ज एन गामा। आ गया यहाँ तक का। मैंने सेम कंडीशन आपको पिछले मेथड में पढ़ाया था, मैंने अभी बोर्ड रब नहीं किया है, यहीं पर लिखा हुआ है, दिख रहा है ये इक्वेशन, अरे इक्वेशन दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन है, वही कंडीशन है ना, जेड इक्वल टू जीरो पर गामा एवरेज यहाँ पर क्या बन रहा था, गामा सेचुरेट बन रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या ले रखा था, करेक्शन फैक्टर ले रखा था। जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये मेरे पिछले वाले इक्वेशन के समान ही है क्या, लगभग समान है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर 0.5 और ये गामा सेचुरेट ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, गामा सबमर्ज ही तो बन जाएंगे। तो वहां पर मैंने क्या लिख रखा है, मैंने वहां पर लिख रखा है थर्ड टर्म में हाफ बी गामा सबमर्ज एन गामा, ऐसा मैंने वहां पर लिख रखा था सेकंड मेथड में। और फर्स्ट मेथड में मैंने इसको थोड़ा सा घुमा कर लिखा इन द टर्म्स ऑफ करेक्शन फैक्टर 0.5 इंटू गामा सेचुरेट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि गामा सेचुरेटेड का हाफ ही गामा सबमर्ज होता है, लगभग नॉट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट मेथड में बताया। तो आइए हम इसकी बात कर रहे थे, तो आप लोग मेथड 2 की फोटो ले लीजिए यदि लेना चाहे तो। फिगर चेंज हो चुका है, हाँ, यहाँ पर जैसे गामा था, यहाँ इस बार गामा सबमर्ज है। इन द सेम वे यहाँ पर भी जब मैं जोन 1 की बात करूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये गामा होगा और ये आपका गामा सबमर्ज बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम करिए, इसकी फोटो ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को यहीं पर क्या बता रहा हूँ, केस नंबर 3 भी बता रहा हूँ। मैं इसको रब कर दूंगा, अभी आप फोटो ले लो, मैं फिर इसको रब कर दूंगा और यहीं पर मैं आपको इसी बोर्ड पर क्या बताऊंगा, केस नंबर 3 भी बता दूंगा, ठीक है। जरा जल्दी से फोटो लेंगे, मैं भी फोटो खींचकर भेज रहा हूँ आप लोगों को। ये मेथड 2 है भाई अपने पास, क्या है, ये मेथड 2 है अपने पास में। मैंने फोटो भेज दिया है, जरा सभी लोग ले चुके होंगे फोटो, स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फोटो भेज दिया मैंने। चलिए आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े, केस नंबर 3। इसको हटा देता हूं मैं, सभी लोग ले लिए होंगे फोटो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। चलिए इसको हटा देता हूं, और जिन लोगों ने नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप वहां से भी ले सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या था कि वाटर टेबल क्या हो, वाटर टेबल इज इन जोन नंबर 1 में आ जाए। जब वाटर टेबल जोन नंबर 1 में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस जगह पर हम आ चुके हैं, है ना, इस जगह पर हम आ चुके हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, यदि आप इस जगह पर आ चुके हैं, यदि आप इस जगह पर आ चुके हैं तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा बार एन क्यू प्लस, है ना, आप वो लिख लीजिए, सिग्मा बार एन क्यू की जगह नॉर्मली हम क्या लेते हैं, गामा डी एफ। नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं, गामा डी एफ। तो इस बार सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों ही चेंज होगी, तो गामा की जगह क्या आ जाएगा, गामा एवरेज आ जाएगा, गामा एवरेज डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा सबमर्ज एन गामा। ठीक, ये इक्वेशन बनेगा आप लोगों का। यहाँ पर अपन यहाँ तक सेकंड टर्म में तो यहाँ पर अपन आ ही गए थे। सेकंड केस में वाटर टेबल यहाँ से कहाँ चला गया है, ऊपर, यहाँ पर आ चुका है। तो जोन 2 का पूरा की पूरा सॉइल फुल्ली सबमर्ज्ड है। वाटर टेबल यदि यहाँ पर आ चुका है तो जोन 2 का पूरा सॉइल क्या है, फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पर थर्ड टर्म में गामा सबमर्ज यूज कर दिया। लेकिन जब वाटर टेबल इस जगह पर है जोन 1 में, तो थोड़ा सा सॉइल आपका ड्राई हो सकता है या बल्क हो सकता है, और बचा हुआ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉइल फुल्ली सबमर्ज्ड हो सकता है। तो वो गामा एवरेज आप निकाल लो। तो मैंने कहा ठीक है, हम गामा एवरेज निकाल रहे हैं। बात वापस से वही घूम फिर कर आ जाएगी कि मैं यहाँ पर करेक्शन फैक्टर नहीं डाल रहा हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, गामा एवरेज का वैल्यू गामा इंटू ए प्लस गामा सबमर्ज इंटू डी एफ माइनस ए। तो गामा सबमर्ज इंटू डी एफ माइनस ए हो जाएगा, और डिवाइड में अपन क्या लिख देंगे, ए प्लस डी एफ माइनस ए लिख देंगे। ठीक है अपनी यहाँ तक की बात, यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपना गामा एवरेज आ गया। अब कुल मिलाकर ध्यान से यदि देखोगे तो मैंने यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस ही निकाल रखे हैं। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या कर रखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस ही निकाल रखा है। इस गामा एवरेज में डीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस ही आएगा। मैं यदि कंडीशन ले लूँ, यहाँ पर कंडीशन में कौन से लेने की बात कर रहा हूँ, इफ़ यदि हमारे पास क्या आ रहा है, जो ए है वो आपका इस जगह पर आ जाए, डीएफ के बराबर हो जाए। यदि इफ़ आपका ए का वैल्यू डीएफ के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो गामा एवरेज है यहाँ पर आ गए, तो पूरा गामा यहाँ का तो गामा बन जाएगा ना, गामा एवरेज, क्योंकि ए का वैल्यू डीएफ, यहाँ पर पुट करा डीएफ, यहाँ पुट करा डीएफ, ये पूरा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो गामा एवरेज कितना आ गया, गामा। तो आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या बन गई होगी, जो आपको इस बाउंड्री पर पहले मिला था वही आपको वापस से मिल जाएगा। ये टर्म मौजूद होगा और ये पुराना वाला बन जाएगा। तो सी एन सी प्लस गामा एवरेज की जगह हम गामा रख देंगे, और आपका डी एफ एन की हो जाएगा प्लस हाफ बी गामा सबमर्ज एन गामा बन जाएगा। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट कंडीशन में देखना आप लोगों को, इफ़ यदि आपका ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, 0 हो जाए, मतलब आप कहाँ चले गए हैं, आपका वाटर टेबल यहाँ से उठकर यहाँ चला गया ग्राउंड सरफेस पर। तो ऐसी कंडीशन में ए 0 हो गया, और आपका गामा एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो, ये गामा एवरेज, ए की वैल्यू 0 0 0 0, डीएफ से डीएफ कैंसिल, गामा सबमर्ज आ गया। अरे भाई वाटर टेबल यहाँ पर चला गया तो यहाँ की पूरी सॉइल फुल्ली सबमर्ज्ड होगी ना, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, गामा सबमर्ज लिख दिया। जरा इस इक्वेशन में पुट कर दें तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज सी एन सी प्लस गामा एवरेज की क्या रखना है, गामा सबमर्ज रखना है, डी एफ रखना है। तो गामा सबमर्ज डी एफ रखेंगे, एन क्यू रख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एज इट इज हाफ बी गामा सबमर्ज एन गामा अपने पास आ जाएगा। सर में आगे मेरी इतनी सी बात। तो ये हमारा यहाँ पर ये कंडीशन आ गया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। इस इक्वेशन को देखो, और जो मैं पहला इक्वेशन लिखाया था उसको देखो। सेम जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पर आ जाता है ए इक्वल टू 0 पर, तो मैं पुरानी वाली मेथड में क्या लिखवाया था वो देखना। यहाँ पर ये अभी भी बना हुआ है। तो पुरानी वाली मेथड में मैंने क्या बताया था, जब ए इक्वल टू 0 हो जाए, जब हम करेक्शन फैक्टर डाल रहे थे, तो गामा सेचुरेटेड
लिखा था और यहाँ भी गामा सैचुरेटेड लिखा था, जबकि वहाँ पर मैं अभी क्या लिखा हूँ, गामा सबमर्ज लिखा हूँ दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ पर मैंने साथ साथ में क्या लिख रखा है, 0.5 लिख रखा है, 0.5 लिख रखा है। तो गामा सैचुरेटेड का 0.5 लगभग गामा सबमर्ज, गामा सैचुरेटेड का 0.5 लगभग गामा सबमर्ज। तो कुल मिलाकर घुमा फिरा कर बात वहीं पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने का। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने का हमारा पास ये क्या है, एक तरीका है। खत्म है अपनी इतनी सी बात, यह सर खत्म है। तो कुल मिलाकर जैसे आप बोल रहे थे कि सर हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे सर हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, अपन इक्वेशन लिखते हैं Q इज इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस आपका जो भी थर्ड टर्म है वो लिखते थे अपन। सर यहाँ पर हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं, मैंने कहा यस हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर भी तो इफेक्टिव स्ट्रेस ही तो निकाल रखा है, गामा सबमर्ज डी एफ, ये आपका क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस ही तो है, ये आपका क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस ही तो है। यहाँ पर वाटर टेबल थी क्या, नहीं थी। जब वाटर टेबल यहाँ पर नहीं थी तो आपका यूनिट वेट क्या होगा, गामा डी एफ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर गामा डी एफ। अब जब वाटर टेबल आपका यहाँ पर है ग्राउंड सरफेस पर टॉप पर, तो निकालो कैसा निकलेगा, टोटल स्ट्रेस गामा इंटू डी एफ, मतलब टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, गामा सेचुरेटेड डी एफ। जब वाटर टेबल आपका यहाँ पर वो कंडीशन बता रहा हूँ, तो यहाँ की सॉइल पूरी सेचुरेट, तो गामा सेचुरेटेड डी एफ टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू डी एफ, गामा डब्ल्यू इंटू डी एफ। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज डी एफ। तो ये गामा सबमर्ज डी एफ, ये लिख दिया मैंने गामा सबमर्ज डी एफ। तो रखते हम इफेक्टिव स्ट्रेस ही है, रखने के तरीके हमारे बदल गए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो वो आपका आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका जो एक बेसिक कन्फ्यूजन था इस वाटर टेबल के इफेक्ट को लेकर, वो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ वो आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसका भी फोटो जल्दी से ले लीजिए, फिर आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे का अपन कल देखेंगे। ठीक है, इसका भी मैं फ़ोटो खींचकर आपको भेज रहा हूँ, सभी लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट यहाँ का। है ना, फ़ोटो ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ ताकि मैं आपके फ़ोटो के बीच में ना आ जाऊँ। ठीक है, तो आज का क्लास फिर अपन यहीं पर क्या कर रहे हैं, एंड करते हैं। आज का क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं। जिसने फ़ोटो नहीं भी लिया हो कोई बात नहीं, मैंने फ़ोटो टेलीग्राम पर भेज दिया है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस प्राइवेट नहीं हुआ है, जो लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस प्राइवेट हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस कहाँ प्राइवेट हुआ है भाई, पहले सर्च करो, कोई प्राइवेट नहीं किया स्ट्रक्चर एनालिसिस को। ओके, रोहित आप बोल रहे हैं ना, रोहित कनाडा की स्ट्रक्चर एनालिसिस प्राइवेट हो गया, बेटा ध्यान से देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस प्राइवेट नहीं हुआ है, ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।